गुड इवनिंग सभी बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग तेजी से फटाफट कनेक्ट हो जाएंगे। तेजी से सभी लोग फटाफट कनेक्ट हो जाएंगे। गुड इवनिंग सभी बच्चों, गुड इवनिंग। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 तक देखे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 तक देखे थे। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया था क्लास 12 का खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फटाफट सभी लोग तेजी से कनेक्ट हो जाएंगे और अपने सभी दोस्तों के पास लिंक को फटाफट शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग कनेक्ट हो सकें। किन्हीं का क्लास छूटे ना, किन्हीं का क्लास छूटे ना, इसलिए आप लोग फटाफट लिंक को शेयर कर देंगे और आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। राहुल कुमार, गुड इवनिंग जी। दिव्या कुमारी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सही बच्चे को गुड इवनिंग। इधर आपका शनिवार और रविवार 2 दिन आपकी ऑनलाइन क्लास क्लोज रहती है और आज है सोमवार। तो पिछले 2 दिन से आपका क्लास क्लोज थी, है ना, क्योंकि हर शनिवार और रविवार को ऑनलाइन क्लास क्लोज रहती है। क्या बात है, आंसर भी आ रही है। भी पारवस, क्या बात है, आंसर आ रही है। भी पारवस, क्या बात है, एकदम बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। एक बार कमेंट कर देंगे क्या साउंड सही है। अच्छा, साउंड सही नहीं जा रहा। साउंड ठीक नहीं है ना, साउंड ठीक नहीं है ना। एक मिनट। आप बताइएगा क्या अब साउंड क्लियर है। आप बताइएगा क्या अब साउंड क्लियर है। जी हाँ, बिल्कुल अब तो क्लियर हो गया है। यस सर, चलिए अब साउंड क्लियर हो गया है। एक बार फटाफट कमेंट कर देंगे क्या अब साउंड क्लियर है। बिल्कुल अब साउंड क्लियर होनी चाहिए। सर्कल बंद था, जी हाँ। प्रत्येक शनिवार रविवार सैटरडे और संडे ऑनलाइन क्लास क्लोज रहती है। क्या अब साउंड क्लियर है, एक बार फटाफट कमेंट कर देंगे। यस, ओके। तो आज की क्लास शुरू किया जाए, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। धीरे धीरे सभी लोग जुड़ जाएंगे, बाकी धीरे धीरे सभी लोग जुड़ जाएंगे। हम लोग शुरू करते हैं, जब तक आगे बढ़ते हैं बाकी सभी लोग आ जाएंगे। और जो भी आपके कांटेक्ट में संपर्क में है उनके पास लिंक को शेयर कर दें और फटाफट बोल दें क्लास शुरू हो गई है, फटाफट ज्वाइन करें, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ध्यान रखिएगा, पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 तक देखे थे, 65 भी कंप्लीट करवा दिए थे, लेकिन 65 से हम पुनः फिर से शुरू करते हैं। और 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। 65 हमारा क्वेश्चन यहाँ कर रहा है जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं, यानी कि जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं। मतलब कि जंतु बोले तो एनिमल्स, और हम वैसे एनिमल्स की बात करेंगे, हम वैसे एनिमल्स की बात करेंगे जो किसको जन्म देता है, शिशुओं को जन्म देता है। किसको जन्म देता है, शिशुओं को। यानी कि डायरेक्ट बोले तो वैसे एनिमल्स जो संतान को जन्म देता है। तो जो एनिमल्स डायरेक्टली संतान का निर्माण करता है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, जो निर्माण डायरेक्टली संतान का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो भी पारवस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, भी पारवस कहते हैं, भी पारवस कहते हैं। कब, जब कोई एनिमल्स डायरेक्टली संतान का निर्माण करे तब। लेकिन वही यदि एनिमल्स इनडायरेक्ट रूप से संतान का निर्माण करे, यानी कि अंडे के द्वारा, किसके द्वारा, अंडे के द्वारा, एग। ध्यान रखिएगा, यदि आज कोई एनिमल्स एग दे, अंडा दे, और इसके अंडे से संतान का निर्माण हो, इसके अंडे से किसका निर्माण हो, संतान का निर्माण हो, तो इसे हम कहते हैं ओभी पारवस। ओभी, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, ओभी पारवस, ओभी पारवस, ध्यान रखिएगा। और एक क्या होता है, ओभी भी पारवस, जो अंडे और संतान दोनों का निर्माण करता है।
समझिएगा, जो एनिमल्स डायरेक्टली संतान का निर्माण करेगा वीवी पार्वस, जैसे कि गाय डायरेक्ट संतान का निर्माण करता है वीवी पार्वस, बकरी डायरेक्ट संतान का निर्माण करता है वीवी पार्वस, मनुष्य डायरेक्ट संतान का निर्माण करता है वीवी पार्वस। लेकिन जो जीव आपका इनडायरेक्टली रूप से संतान का निर्माण करता है, बोले तो अंडे के द्वारा संतान का निर्माण करता है, जैसे मुर्गी अंडे के द्वारा संतान का निर्माण करता है, सांप अंडे के द्वारा संतान का निर्माण करता है, कबूतर अंडे के द्वारा सांप का निर्माण, आपका ध्यान रखिएगा, संतान का निर्माण करता है। तो सांप हो गया या कबूतर हो गया या मुर्गी हो गया, जो भी जीव अंडा देता है और उसके अंडे से संतान होता है उसको कहते हैं ओविपार्वस। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? ओविपार्वस। अब यहां देखिएगा, पहला कह रहा है ओविपार्वस अंडज, अंडज ओविपार्वस का मतलब हो गया जो जीव अंडा देता है और अंडा से किसका निर्माण होता है? संतान का निर्माण होता है, उसको ओविपार्वस कहेंगे। दूसरा कह रहा है वीवीपार्वस जरायुज, यानी कि जो जीव डायरेक्टली संतान का निर्माण करता है, किसका निर्माण? संतान का निर्माण करता है। और यहाँ वही कर रहा है जो जीव शिशुओं को जन्म देता है यानी डायरेक्टली संतान का निर्माण करता है, इसको क्या कहेंगे? वीवीपार्वस। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। सी कर रहा है उभयचर, और आप लोग उभयचर का मतलब जानते हैं कि वैसे जीव जो जल और स्थल दोनों जगह होता है, जो जीव जल और स्थल दोनों जगह होता है उसको उभयचर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मेढक, मेढक जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, कछुआ जल में भी रहता है स्थल पर भी रहता है। तो जो जीव जल और स्थल दोनों जगह होता है उसको उभयचर कहते हैं। और द्विलिंगी जिसमें दोनों लिंग होता है, एक मेल और एक फीमेल, ध्यान रखिएगा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, उसे द्विलिंगी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीवीपार्वस जरायुज, क्योंकि ये क्या करता है? डायरेक्टली संतान का निर्माण की प्रक्रिया होती है, डायरेक्ट संतान का निर्माण कोई भी जीव करता है। जब कोई भी जीव डायरेक्ट संतान का निर्माण करता है तो उसको जरायुज कहते हैं। क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा अंडे से लेकर गर्भावस्था, गर्भावस्था कह रहा शिशुओं को बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। अब हम आपको बता दें कि जो गर्भस्थ होता है यानी कि जो अंडे से लेकर, यानी कि महिला में जब अंडा बनता है, अंडे से लेकर, अंडा जानते हैं आप लोग किससे बनता है? आप फीमेल में, फीमेल में क्या होता है? अंडा बनता है। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं, हम पढ़ाए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि जब किसी भी फीमेल में, ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़े हैं जब किसी भी फीमेल में जब पीरियड चलता है तो पीरियड के दौरान क्या होता है? 14वां दिन अंड का उत्सर्जन होता है। 14वां दिन किसका उत्सर्जन होता है? अंड का उत्सर्जन होता है, यानी कि अंडा बाहर निकलता है। ध्यान रखिएगा, अंडा बाहर निकलता है। तो जब एक फीमेल में पीरियड चलता है तो पीरियड का दौरान 14वां दिन अंड बाहर निकलता है, अंड का उत्सर्जन होता है ना, ओवुलेशन होता है। तो बता दें कि जब अंड निकलता है, अंड बनता है, उसी समय से लेकर के गर्भ अवस्था शिशु के बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। तो बताइएगा कि जब एक महिला में अंडा बन गया, अब अंडे को बनने से लेकर के संतान का निर्माण तक के, अंडे को बनने से लेकर के संतान के निर्माण तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला करा गर्भ अवस्था कहते हैं, गैस्ट्रेशन। दूसरा करा फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं। तीसरा करा परिवर्धन, ध्यान रखिएगा, है ना, या हम बोल सकते हैं विकास, डेवलपमेंट। और एक विदलन जिसको कहते हैं क्लेवेज। तो यहाँ बात करें कि अंडा से लेकर के जब तक संतान ना हो तब तक के अवस्था को क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं, गैस्ट्रेशन कहते हैं। क्लियर है? गैस्ट्रेशन कहां से लेके कहां तक? तो महिला में जब अंडा बनती है वहां से लेकर के जब तक संतान ना हो जाए तब तक की जो कंप्लीट जो प्रक्रिया होती है, वो संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। क्योंकि जो बी नंबर ऑप्शन कर रहा है निषेचन, ये नहीं होगा। क्यों कहिएगा सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि निषेचन में आप लोग पढ़े हैं कि इसमें क्या होता है? नर युग्मक और एक मादा युग्मक, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये मेल गैमेट, ये मेल का सिंबल है, और ये फीमेल गैमेट, फीमेल का सिंबल है। आप लोग पढ़े हैं कि जब मेल और फीमेल
दोनों क्या होता है, फ्यूज करता है, तो उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिलता है तो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं। निषेचन होता है कब, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलता है तब। एक हो गया डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी कि परिवर्धन या विकास होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जब बेबी का स्टेज धीरे धीरे डेवलप करता है, एक बेबी का डेवलपमेंट होता है गर्भ में, तो उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। या किसी भी चीज का जब डेवलपमेंट हो, विकास हो, ध्यान रखिएगा, तो वो हमारा डेवलपमेंट होता है। फिर करा है क्लावेज विदलन, ध्यान रखिएगा। क्लावेज क्या है, तो क्लावेज आप लोग पढ़े हैं कि जब, ध्यान रखिएगा, क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जायगोट। आप लोग पढ़े कि जब मेल गामेट और फीमेल गामेट दोनों मिलता है तो जायगोट बनता है, और यही जायगोट क्या करता है, बार बार डेवलपमेंट करता है, बार बार फ्यूजन करता है। ध्यान रखिएगा, जायगोट में यदि बार बार विभाजन होता है, डेवलपमेंट होता है इसका, तो वो क्या कहलाता है, विदलन कहलाता है। युग्मनज में कब, जब बार बार विभाजन होगा, डेवलपमेंट होगा इसका, तब विदलन कहलाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, गर्भ अवस्था हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, डी नंबर, जी हाँ बिल्कुल सही है, यस, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आप लोग का है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं। अनिषेचित अंडज से जो बीज का विकास होता है क्या कहलाता है, तो कह रहा है बीज का विकास, पहला कह रहा है बेबी पारवस, पहला क्या कह रहा है, बेबी पारवस, ध्यान रखिएगा, बेबी पारवस को हम क्या कहते हैं, जरा यूज कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, जरा यूज। दूसरा कह रहा है पार्थेनोकार्पी, तीसरा कह रहा एपोगैमी, और चौथा कह रहा एपोस्पोरी। ध्यान रखिएगा, अब देखिएगा समझिएगा, यहां कह रहा है किसी अनिषेचित अंडज से, अनिषेचित मतलब वैसे अंडज जिसमें निषेचन नहीं हो। अब बिना निषेचन के क्या हो जाए, बीज बन जाए, बिना निषेचन के क्या हो जाए, बीज बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं, आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। पहला तो कह रहा है जरायुज बेबी पारवस, ये नहीं होगा, क्योंकि बेबी पारवस में आप क्या पढ़े हैं, जो जीव डायरेक्टली संतान का निर्माण करता है, किसका निर्माण, संतान का निर्माण करता है, उसको बेबी पारवस कहते हैं। आप लोग फिर पढ़े पार्थेनोकार्पी, ध्यान रखिएगा, पार्थेनोकार्पी पढ़े हैं, अनिषेक जनन पढ़े हैं, अनिषेक फलन पढ़े हैं। क्या अनिषेक फलन पढ़े हैं आप लोग, पार्थेनोकार्पी आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है पार्थेनोकार्पी, राइट आंसर है पार्थेनोकार्पी आप लोग का। पार्थेनोकार्पी किसको कहते हैं, तो आप लोग पढ़े कि जब बिना निषेचन के फल और बीज का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बिना निषेचन के, हम आपको बता दें कि बिना निषेचन के किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है या बीज का निर्माण होता है, तो उसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। कुछ पौधे, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें निषेचन होती नहीं है, बिना निषेचन के फल और बीज का निर्माण हो जाता है, उससे क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। जैसे कि हम बता दें कि बिना निषेचन के नारियल, जो नारियल होता है उसमें क्या होता है, निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचन के ही नारियल फल बन जाता है। नारियल जो फल होता है वो बिना निषेचन के ही तैयार हो जाते हैं। जब बिना निषेचन के कोई भी फल या बीज बनेगा तो उसे क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पी कहेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, आंसर आपका बी में मिल गया, क्योंकि कह रहा अनिषेचित अंडज से बीज का विकास, बिना निषेचन के ही अंडज से डायरेक्ट बीज का विकास होगा तो पार्थेनोकार्पी कहलाएगा। क्लियर है, क्लियर है, फटाफट कमेंट कर देंगे, सभी लोगों का क्लियर होगा, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। बाकी आपका ध्यान रखिएगा, जो पीछे का वीडियो नहीं देखे वो पीछे का वीडियो देख लेंगे, बाकी वीडियो आपका पीछे के लेक्चर में, ध्यान रखिएगा पीछे के वीडियो में, बाकी लेक्चर ये पीछे के वीडियो में है, पीछे का वीडियो देख लेंगे, पीछे का लेक्चर देख लेंगे आप लोग, जो लोग नहीं देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, यस सर, चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है,
क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से किस में बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है, यानी कि इनमें से कौन है जिसमें बिना निषेचन के ही प्रजनन की क्षमता होती है। जीव बिना निषेचन के ही संतान पैदा कर सकता है, इनमें से कौन सा जीव है। पहला करा ध्यान रखिएगा मक्कड़, दूसरा करा गाय, तीसरा करा मधुमक्खी और चौथा करा केचुआ। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें निषेचन नहीं होगा, बिना निषेचन के ही संतान का निर्माण होगा। आप लोग फटाफट बता देंगे, फटाफट आप लोग तेजी से बता देंगे। बिना निषेचन के संतान का निर्माण इसमें से किसमें होता है, बिना निषेचन के संतान का निर्माण किसमें होता है। तेजी से फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग तेजी से फटाफट कमेंट करेंगे। बिना निषेचन के संतान का निर्माण किसमें होता है, तेजी से कमेंट करेंगे। यस, राइट आंसर बिल्कुल सी नंबर, सी नंबर हनी भी बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे कि हम आपको बता दें कि मक्कड़ में निषेचन होता है, ध्यान रखिएगा। गाय में भी निषेचन होता है तो गलत हो गया। इसमें करा बिना निषेचन द्वारा प्रजनन क्षमता होती है, तो ध्यान रखिएगा बिना निषेचन का मधुमक्खी में, क्योंकि हम आप लोग को बताए थे कि मधुमक्खी में क्या होता है, मेल होता है और फीमेल होता है। लेकिन हम बताए थे कि मधुमक्खी में क्या होता है, बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के ही क्या करता है, संतान का निर्माण कर देता है। क्योंकि जो हानि बीज होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो मधुमक्खी होते हैं, ये मधुमक्खी में हम बताए हैं कि जब कभी भी मेल और फीमेल यदि दोनों आपस में संबंध बनाता है, दोनों आपस में रिलेशन को स्थापित करता है, तो मेल हनी बीज जो होता है, मेल जो मधुमक्खी होता है, ये फीमेल से रिलेशन बनाने के तुरंत बाद, यानी कि जैसे ही रिलेशन बनाता है मेल मधुमक्खी फीमेल के साथ, वैसे ही तुरंत मेल का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। आपको बता दें, आपको पता होगा कि जब एक नर मधुमक्खी मादा मधुमक्खी के साथ संभोग करता है, संबंध बनाता है, तो नर मधुमक्खी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जिसके कारण निषेचन कंप्लीट नहीं हो पाता है और बिना निषेचन के ही मादा मधुमक्खी क्या करती है, संतान का निर्माण करती है। तो वही यहाँ कर रहा है, किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है, तो मधुमक्खी, मधुमक्खी बिना निषेचन किए भी संतान का निर्माण करती है। क्लियर, बात समझ में आ गया होगा कि यदि आज जो मधुमक्खी नर और मादा संबंध बनाए, तो संबंध बनाने के समय में, संभोग करने के समय में नर मधुमक्खी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस सर, चलिए आगे। ये रहा को नेक्स्ट क्वेश्चन, करा प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। प्याज के युग्मक में, चलिए फटाफट कमेंट कर देंगे, प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। फटाफट तेजी से सभी लोग कमेंट कर देंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे। प्याज के युग्मक में, चलिए फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे। क्या बात है, चलिए 16 बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी नंबर राइट आंसर है। आपको बता दें कि करा प्याज के, ध्यान रखिएगा, तो प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, तो युग्मक में कितना होता है, युग्मक में 16 होता है। प्याज के युग्मक में कितना होता है, 16 होता है। क्योंकि युग्मक जब भी बोले तो ध्यान रखिएगा, युग्मक में हमेशा कितना लिया जाता है, हाफ क्रोमोसोम का नंबर लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कब, जब गामेट बोले तब, कब, जब गामेट बोले तब, ध्यान रखिएगा, कब, जब गामेट बोले तब। गामेट में जो क्रोमोसोम होता है प्याज का, वो गामेट में युग्मक में कितना होता है, 16 होता है। ये नंबर है, ये रटने वाला है, इसका कोई उपाय नहीं है, कोई इलाज नहीं है, ये आपको रटना ही पड़ेगा, ये आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इसे रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा कि प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है। प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसी अनावृत बीजी में भ्रूणपोष हैं,
अनावृत बीजी में भ्रूणपोष क्या होता है, यानी एंडोस्पर्म क्या होता है। पहला कह रहा अगुणित, दूसरा द्विगुणित, तीसरा कह रहा त्रिगुणित और चौथा कह रहा है कोई नहीं। चलिए फटाफट तेजी से आप लोग कमेंट कर देंगे, तेजी से आप लोग कमेंट कर देंगे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रूणपोष क्या होता है, अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है ए, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है बी, यानी कि यहाँ सभी लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा है, सभी लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा है। तेजी से फटाफट कमेंट कर देंगे, तेजी से सभी लोग कमेंट करेंगे। बी किन्हीं का रहा, सी, क्या बात है दीपक रॉय, सी। चलिए क्लियर है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जिनका भी सी आंसर है, सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट लोगों का आंसर अभी भी ए ही आ रहा है। चलिए हम आपको बता दें, पहला कह रहा हैप्लॉइड अगुणित। आप लोग पढ़े हैं कि युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। आप लोग क्या पढ़े हैं, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, यानी गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। आप लोग पढ़े हैं गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, जो युग्मक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो आपको बता दें, इसके बाद आप लोग पढ़े हैं डाइपोलवाइड। डाइपोलवाइड में आप लोग क्या पढ़े हैं, तो डाइपोलवाइड आप लोग जानते हैं कि जो जायगोट होते हैं, क्या होते हैं, जायगोट, यानी कि बोले तो युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज। जो युग्मनज होते हैं ये क्या होते हैं, डाइपोलवाइड होते हैं। क्या होते हैं, डाइपोलवाइड होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग पढ़े हैं, आप लोग को हम बता रखे हैं कि जो भ्रूणपोष होते हैं, यानी कि इंडोस्पर्म, क्या होता है, इंडोस्पर्म, जिसको कहते हैं भ्रूणपोष। क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। ये क्या होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रिप्लोइड होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिप्लोइड होते हैं, यानी कि बोले तो त्रिगुणित होता है। क्या होता है, त्रिगुणित। और अगला कह रहा है नॉन, या इसमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जब युग्मक रहेगा तो अगुणित होगा, युग्मनज रहेगा तो द्विगुणित होगा, और भ्रूणपोष रहेगा तो क्या होगा, त्रिगुणित होगा, यानी कि ट्रैप्लॉइड होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, ट्रैप्लॉइड होगा। कब, जब भ्रूणपोष रहेगा तब। यही जब युग्मनज रहता तो क्या होता, द्विगुणित, डाइप्लॉइड। और जब गैमेट रहता, युग्मक रहता तो क्या होता, हैप्लॉइड। ध्यान रखिएगा, क्या रहता, हैप्लॉइड, अगुणित। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 71 है वो कह रहा है किसी पुष्प की अंडाशय होते हैं। यदि कोई पुष्प है तो पुष्प का जो अंडाशय होता है, बोले तो ओवरी होता है, वो क्या होता है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित और चतुर्गुणित। ध्यान रखिएगा। चलिए हम आपको बता दें कि जो फ्लावर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स में मेल पार्ट्स भी होते हैं और फीमेल पार्ट्स भी होते हैं ना। आप लोग पढ़े फ्लावर में क्या होते हैं, मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स होते हैं। तो हम आपको बता दें कि फ्लावर का जो फीमेल पार्ट्स होता है, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट्स होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हम एक बना ही देते हैं तुरंत, है ना। ये हो गया, ध्यान रखिएगा, ये हो गया फ्लावर का फीमेल पार्ट। अब इसको ऊपर वाला को, फ्लावर के फीमेल पार्ट के सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ये जो पतला ट्यूब है इसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और सबसे नीचे वाला जो फुला हुआ पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अंडाशय। और स्टाइल को क्या कहते हैं, वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका। और स्टिग्मा को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। ये तीनों क्या, फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ध्यान रखिएगा। क्या पार्ट है, फीमेल पार्ट है, जिसको हम पूरे ग्रुप में इसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो पिस्टिल होता है फ्लावर का फीमेल पार्ट, उसका 3 गो हो गया पार्ट, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी। अब इसमें कह रहा है क्या, अंडाशय होते हैं,
यानी कि ये नीचे वाला जो फूला हुआ भाग है ये क्या होगा, क्या अगुणित होगा, द्विगुणित होगा, त्रिगुणित होगा, चतुर्गुणित होगा। चलिए हम आप लोग का पहले ऑप्शन देख लेते हैं, आप लोग का क्या आंसर आ रहा है। चलिए आप लोग का आंसर बी आ रहा है, आप लोग का आंसर बी आ रहा है और बी इज द राइट आंसर। डाइप्लॉइड द्विगुणित होता है। क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, फीमेल का जो ओवरी होता है, अंडाशय होता है, वो द्विगुणित होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप लोग का जवाब सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। ये रहा क्वेश्चन नंबर 72। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दे दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, यानी कि पौधा का यहाँ भाग दिया हुआ है, पौधे के कौन से भाग हैं जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। ध्यान रखिएगा, अब फटाफट आप लोग बताइएगा। पहला कह रहा है मूल छोर यानी कि रूट टिप, ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण। तीसरा कह रहा स्टीम टिप तना के छोर। और चौथा कह रहा एंथर परागकोश। चलिए हम एक एक करके पहले आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहला कह रहा मूल छोर यानी कि जो रूट होता है। जैसे कि हम आपको बता दें कि जो एक प्लांट होता है, अब प्लांट में क्या होता है, जड़ होता है। प्लांट में क्या होता है, जड़। तो एक जो जड़ होता है, ये मान लीजिए जड़ लंबा हो गया। अब ये जड़ का जो लास्ट पार्ट होता है, जो आगे की ओर ग्रोथ करते रहता है, ये वाला पार्ट ध्यान रखिएगा, जो आगे की ओर ग्रोथ कर रहा है, इसको कहते हैं रूट टिप। क्या कहते हैं, रूट टिप कहते हैं। रूट टिप कहते हैं जो पौधे के जड़ का जो लास्ट वाला भाग होता है, जो आगे की ओर ग्रोथ करता है, उसको रूट टिप कहते हैं। पॉलन ग्रेन परागकण, ये क्या होता है, तो ये फ्लावर का मेल पार्ट एंथर में, परागकोश में बनता है, जो छोटा छोटा कण होता है। आप लोग पढ़े हैं, ये फ्लावर का ये मेल पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, एंथर। और इसके अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन। ये फ्लावर का मेल पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और इसके अंदर जो छोटा छोटा कण बनता है, इस कण को क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। कौन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कहते हैं, है ना। और ध्यान रखिएगा आगे करा स्टीम टिप। स्टीम हो गया यानी जब कोई तना आगे की ओर बढ़ा, मान लीजिए यहाँ से एक तना निकला हुआ है, तो ये एक तना जो आगे की ओर बढ़ रहा है, ये तना का आगे वाला भाग को क्या कहते हैं, स्टीम टिप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टीम टिप कहते हैं। फिर कह रहा एंथर परागकोश, तो ये वाला एंथर हो गया जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है। फ्लावर के मेल पार्ट एंथर होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनता है। चलिए अब फटाफट आप लोग बताइएगा कि इसमें से मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया होती है, वो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया किसमें होती है। फटाफट सभी लोग तेजी से कमेंट कर देंगे, तेजी से कमेंट कर देंगे। बिल्कुल सही जवाब है डी नंबर, राइट आंसर उपेंद्र कुमार एंड दीपक रॉय। राइट आंसर है, बिल्कुल सही है डी नंबर, एंथर। हम बता दें कि जो एंथर होता है ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। फ्लावर के मेल पार्ट को हम स्टैमेन कहते हैं। देखिएगा और समझिएगा, जैसे कि हमें बताएं कि जो फ्लावर होता है इसमें एक हम लेते हैं फीमेल पार्ट, ये हो गया फीमेल, और ये हो गया मेल पार्ट। ध्यान रखिएगा, तो जो फ्लावर में मेल पार्ट होते हैं, फ्लावर के मेल पार्ट को क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर। और ये जो ट्यूब है इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और ये पार्ट हो क्या क्या, फीमेल का जो है अस्टिगमा। क्या है, अस्टिगमा है। ध्यान रखिएगा, ये वाला नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, अस्टाइल कहते हैं। और ये नीचे इसका फूला हुआ भाग रहता है, नीचे इसका क्या रहता है, फूला हुआ भाग रहता है, जिसको क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। अब आपको बता दें कि फ्लावर का जो मेल पार्ट है एंथर और फिलामेंट, इसको सामूहिक तौर पर क्या कहते हैं, स्टैमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैमेन। और फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसको सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं, सामूहिक रूप से इसको कहते हैं पिस्टिल। क्या कहते हैं, पिस्टिल। तो जो एंथर होता है, ये एंथर के अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन, छोटे छोटे कण बनते हैं जिसको कहते हैं पॉलन ग्रेन।
अब ध्यान रखिएगा, एंथर के अंदर जो छोटा छोटा पॉलन ग्रेन बनता है वो हो गया, ध्यान रखिएगा, फ्लावर का मेल पार्ट एंथर में, जिसका फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन का। अब जो एंथर होता है ये क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा, मेयोटिक डिवीजन करता है, अर्धसूत्रीय विभाजन करता है, और अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा ये क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा, ग्रोथ करता है और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। तो करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, एंथर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या कह रहा है, घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या, यानी कि ध्यान रखिएगा, जो घरेलू मक्खी होता है उसको मियोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। फटाफट घरेलू मक्खी का बताइएगा। घरेलू मक्खी का बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। घरेलू मक्खी का बड़ा आसान सा प्रश्न है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। अखिलेश कुमार सबसे पहले आंसर आया है 12, ध्यान रखिएगा 12 राइट आंसर, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है 12। जो घरेलू मक्खी होता है उसके मियोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या 12 होता है। बिल्कुल रट जाइए, याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी फुल्ली एनसीईआरटी है जो आपके एग्जाम में आते हैं। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग को ये सारे क्वेश्चन याद होनी चाहिए। बड़ा आसान सा प्रश्न है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ा जाए। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्या करा पीडोजिनेसिस पाया जाता है। पीडोजिनेसिस किसमें होता है, फटाफट देखिएगा, ऑप्शन को आप बताइएगा। करा एक्सोलोटल लार्वा में, दूसरा करा है मिरासिडियम में, तीसरा करा है सर्केरिया में, सर्केरिया, और आपका चौथा जो है वो करा स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में। तो फटाफट बताइएगा। इतना तो आप लोग जानते हैं, इतना तो पढ़े हैं, इतना तो पढ़े हैं कि जो पेडोजिनेसिस होता है वो पेडोजिनेसिस किसमें होता है, लार्वा में होता है। आप लोग इतना पढ़े हैं कि पेडोजिनेसिस लार्वा में होता है। अब कौन से लार्वा में होता है, कौन से लार्वा में होता है, इतना आप लोग पढ़े हैं, लेकिन आप लोग फटाफट ऑप्शन को देख करके आंसर को दीजिएगा। ऑप्शन को देख करके आंसर को दीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। पेडोजिनेसिस लार्वा में होता है, इतना आप लोग को याद होगा, लेकिन आप लोग शायद भूल गए होंगे कि कौन से लार्वा में होते हैं। क्या बात है, करेक्ट आंसर, राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है डी नंबर। डी नंबर। आप लोग को हम ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना बताए थे कि जो रेडिया लार्वा होता है, रेडिया लार्वा होता है, उसमें क्या होता है, तो पेडोजिनेसिस होता है। रेडिया लार्वा में जो स्पोरोसिस्ट होता है उसमें क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, पेडोजिनेसिस होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्पोरोसाइट्स एंड रेडियल लार्वा। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होती है, तो पेडोजिनेसिस की प्रक्रिया होती है। क्लियर है? क्लियर है? टेस्ट कब होगा सर जी? बस टेस्ट बहुत जल्दी होने वाला है, नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक आप लोग का टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। करा पेडोजिनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है। पेडोजिनेसिस किस लार्वा में, बताइएगा, किसके लार्वा में पेडोजिनेसिस होते हैं। क्या टिनिया के लार्वा में पेडोजिनेसिस होगा, या फासियोला के लार्वा में, या राना का लार्वा में, या फिर बटरफ्लाई तितली के लार्वा में। किसके लार्वा में पेडोजिनेसिस होती है, फटाफट बताएंगे। किसके लार्वा में पेडोजिनेसिस होती है, आप लोग बिल्कुल इसका आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, आप लोग राइट आंसर इसका बता सकते हैं। क्या बात है, सोनू कुमार बिल्कुल राइट आंसर है, उपेंद्र कुमार बिल्कुल राइट आंसर है। फैसियोला, फैसियोला के लार्वा में क्या होते हैं, तो पेडोजिनेसिस होते हैं। करेक्ट आंसर है बी नंबर, पेडोजिनेसिस किसमें होता है, तो फैसियोला के लार्वा में होता है। पेडोजिनेसिस किसमें होता है, तो फैसियोला के लार्वा में होता है। बिल्कुल राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या करा, प्राणियों में यौन अवस्था के बाद आता है।
अब बताइएगा प्राणियों में यौन अवस्था के बाद क्या आता है, यानी कि आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद क्या आता है, यौन अवस्था के बाद ध्यान रखिएगा क्या आता है। कह रहा है क्या यौन अवस्था के बाद कायिक अवस्था आता है, या प्रजनन अवस्था आता है, या फ्रॉड अवस्था, या फिर वृद्ध अवस्था। बिल्कुल ये भी आसान सा प्रश्न है, ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, एकदम इजी सा सवाल है, बिल्कुल ये भी आसान सा प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर भी बिल्कुल आसानी पूर्वक से दे सकते हैं। क्या बात है, ऑलमोस्टली लगभग सभी लोगों का आंसर सही है, ऑलमोस्टली लगभग सभी लोगों का आंसर सही है, सभी लोगों का राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। क्या बात है, कुछ लोगों का आंसर गलती आ रहा है। शनि कुमार, जैसे कि आपका ऑप्शन गलत है, बिल्कुल डी आपका है, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। जिनका भी है बी नंबर है, बिल्कुल सही है। जैसे कि हम आपको बता दें यौन अवस्था आप लोग पढ़े हैं, ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्टिव फेज है ना, सनसेट फेज, और आप लोग पढ़े हैं जुवेनाइल फेज, जिसमें कि ध्यान रखिएगा जो हमारा जुवेनाइल फेज होता है वो हमारा प्यूबर्टी फेज होता है, और प्यूबर्टी फेज ध्यान रखिएगा, प्यूबर्टी फेज जो होता है इसके बाद हमारा क्या आता है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है। कौन सा फेज आता है, प्यूबर्टी फेज के बाद हमारा रिप्रोडक्टिव फेज आता है, यानी कि प्रजनन क्षमता व्यक्ति में विकसित कर जाता है। जब व्यक्ति में प्रजनन क्षमता विकसित कर जाता है तो वह रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है। और इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या आता है, सेंसस फेज आता है। कौन सा फेज आता है, तो ध्यान रखिएगा सेंसस फेज आता है। सेंसस फेज आता है कब, जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है तब। रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होने के बाद सेंसस फेज होता है। अब आपको बता दें कि सेंसस फेज ये एक प्रकार से क्या हो गया, वृद्ध अवस्था हो गया। क्या हो गया, वृद्ध अवस्था। रिप्रोडक्टिव फेज प्रजनन अवस्था हो गया, ध्यान रखिएगा, है ना। अब इसमें पहला करा वेजिटेटिव फेज। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो वेजिटेटिव फेज वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ये प्राणियों के लिए नहीं, ये एनिमल्स के लिए नहीं, बल्कि इस शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो प्लांट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव फेज का इस्तेमाल करते हैं। कब वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, जब किसी प्लांट में जब तक फूल और फल ना आ जाए तब तक वह प्लांट वेजिटेटिव फेज में होता है। जैसे कि हमने एक टमाटर का पौधा लगाया है, और टमाटर का पौधा में लगाने के बाद जब तक उसमें फूल ना आ जाए, फल ना आ जाए, तब तक वो पौधा क्या कहलाएगा, कायिक अवस्था कहलाएगा, वेजिटेटिव फेज कहलाएगा। और जब वही टमाटर के पौधे में फूल आ जाएगा, फल आ जाएगा, तो फिर वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएगा। और जब बूढ़ा हो जाएगा तो फिर सेंसस फेज में आ जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो वेजिटेटिव फेज होता है, इस शब्द का इस्तेमाल हम प्लांट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, प्लांट के लिए, पौधों के लिए। वैसे पौधे जो पौधे में आपका ध्यान रखिएगा, एक प्रकार से बोला जाए तो पौधे हो जाने के बाद जिस पौधे में फल और फूल का निर्माण जब तक ना हो, यदि मान लिया जाए एक धान का पौधा लगाए हैं या एक आम का पौधा का बीज बो दिए हैं, बीज बोने के बाद पौधा उग गया, पौधा हो गया। अब पौधा में जब तक फर्स्ट बार कभी भी फूल और फल आ जाए तो रिप्रोडक्टिव फेज, लेकिन जब तक ना आए तब तक वेजिटेटिव फेज। क्लियर है, याद रहेगा। अगला कह रहा है रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, ये प्रजनन अवस्था होता है, जब किसी जीव में संतान पैदा करने की क्षमता आ जाता है। जब किसी जीव में संतान पैदा करने की क्षमता आ जाता है तो उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, प्रजनन अवस्था। कब, जब संतान पैदा करने की क्षमता आ जाता है तब। सेंसस फेज ये होता है प्रौढ़ अवस्था। ये क्या होता है, तो ये होता है एक प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं वृद्ध अवस्था। कब, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब वृद्ध अवस्था कहलाता है। और ये एजिंग, ये भी क्या हो गया, ये भी आपका वृद्धि हो गया, ध्यान रखिएगा। जब रिप्रोडक्टिव फेज समाप्त होता है तो प्रौढ़ अवस्था शुरू होता है, उसके बाद एजिंग यानी कि वृद्ध अवस्था। कब, जब काफी एज हो जाता है, ध्यान रखिएगा 60-70 प्लस हो जाता है तब। क्लियर है, क्लियर है। आगे की ओर बढ़ा जाए। यश, क्या कह रहे हैं, क्या बात। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 करा, निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है, इनमें से कौन सा क्रम सही है। पहला कह रहा है, पहला कह रहा युग्मक जनन, संयुग्मन व फिर भ्रूण। फिर कह रहा संयुग्मन, युग्मक जनन, युग्मनज और भ्रूण जनन। फिर कह रहा युग्मक जनन, संयुग्मन, युग्मनज, भ्रूण जनन।
फिर करा युग्मनज भ्रूण जनन संयुग्मन युग्मक जनन। चल इसमें फटाफट आप लोग पहले आप लोग चुन लीजिएगा, फिर हम समझा देंगे। पहले आप लोग चुन करके फटाफट आंसर दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। आप लोग का क्या आंसर है? बी नंबर आ रहा, सौरभ कुमार सी नंबर आ रहा। चलिए सौरभ का राइट आंसर है। देखिएगा कैसे पहला नंबर गलत है, करा युग्मक जनन। चलिए युग्मक जनन हो गया, तो युग्मक जनन होने के बाद क्या होता है? संयुग्मन होता है, और संयुग्मन होने के बाद तो चलिए युग्मक जनन हो गया, युग्मक जनन के बाद संयुग्मन भी हो गया। ये भी राइट है कि युग्मक जनन होगा, जब युग्मक बनेगा तो संयुग्मन होगा, निषेचन होगा। तो क्या निषेचन होने के बाद फिर भ्रूण का निर्माण होता है? नहीं, ये तो गलत हो गया ना। ये यहां से यहां सही है कि युग्मक जनन के बाद संयुग्मन होगा, संयुग्मन के बाद क्या भ्रूण बनेगा? नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि संयुग्मन के बाद युग्मनज बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा संयुग्मन होगा, इसके बाद क्या युग्मक जनन होगा? तो ये नहीं, गलत हो गया, क्योंकि युग्मक जनन पहले होता, संयुग्मन बाद में होगा। संयुग्मन बोले तो निषेचन, युग्मक जनन बोले तो युग्मक का निर्माण होना। तो संयुग्मन पहले नहीं हो सकता है, पहले युग्मक जनन होता, उसके बाद संयुग्मन होता, इसलिए बी नंबर गलत हो गया। सी नंबर में कह रहा है क्या पहले युग्मक जनन होगा इसके बाद संयुग्मन होगा? तो जी हाँ, पहले युग्मक जनन होगा, इसके बाद क्या होगा? संयुग्मन होगा। संयुग्मन के बाद क्या होगा? तो युग्मनज बनेगा। तो जी हाँ, युग्मक जनन के बाद संयुग्मन होगा, मतलब निषेचन होगा। निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनने के बाद भ्रूण जनन होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। तो सी करेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी आगे की ओर बढ़ते हैं। सी सही है, आगे की ओर फिर भी बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पहले युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद भ्रूण जनन होगा? तो जी हाँ, युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद भ्रूण जनन होगा, राइट है। क्या भ्रूण जनन के बाद संयुग्मन होगा? भ्रूण जनन होगा उसके बाद निषेचन होगा? तो नहीं, यहाँ क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि भ्रूण जनन के बाद संयुग्मन नहीं होता है, निषेचन पहले होता है, निषेचन भ्रूण जनन के बाद नहीं होता है। तो डी क्या हो गया? गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर सी नंबर, युग्मक जनन संयुग्मन युग्मनज भ्रूण जनन। युग्मक जनन का मतलब युग्मक का निर्माण होना, नर युग्मक मादा युग्मक बनेगा, युग्मक जनन कहलाएगा। दोनों मिल जाएगा, संयुग्मन कहलाएगा। दोनों मिलने के बाद युग्मनज बन जाएगा, और युग्मनज बनने के बाद भ्रूण का जनन होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। करेक्ट आंसर इज द सी नंबर। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए फटाफट बता दीजिएगा, फटाफट बता दीजिएगा। कह कौन सा द्विलिंगी जानवर है? द्विलिंगी कौन है? फटाफट बताइएगा, तेजी से, आप लोग का टाइम ओवर हो चुका है, आगे नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करना है। फटाफट आप लोग तेजी से कमेंट कीजिएगा, फिर 11वीं की क्लास में शुरू करनी है। कह रहा कौन सा द्विलिंगी जानवर है? पहला केचुआ, दूसरा हाइड्रा, तथा तीसरा जोंक। बी में कह रहा तिलचट्टा, एस्केरिस, हाइड्रा। सी कह रहा केचुआ, एस्केरिस तथा जोंक। डी कह रहा एस्केरिस, तिलचट्टा तथा हाइड्रा। फटाफट बताइएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आसान है बट काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 78 का, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए नंबर। केचुआ आपका द्विलिंगी है, हाइड्रा भी द्विलिंगी है, और जोक भी द्विलिंगी है। ये तीनों द्विलिंगी प्राणी हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इज द राइट आंसर, है ना? क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता दें। क्वेश्चन जितना आसान है उतना काफी इंपॉर्टेंट भी है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 से, है ना? ध्यान रखिएगा, आज काफी समय हो चुकी है, 11वीं की बैच की शुरुआत करनी है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही काफी है, धीरे धीरे हम लोग लगभग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए सही बच्चे को गुड नाइट, बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में।